हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश लेसन 9 पार्ट 2। इसके पहले हमने किया था स्पोकन इंग्लिश लेसन 9 पार्ट 1। और पार्ट 1 में हमने सीखा था कि इंट्रोडक्टरी देयर वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं और हमने उनका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि अगर इंट्रोडक्टरी देयर में हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो, यानी सवाल पूछने हो, क्वेश्चंस पूछने हो, तो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इसके पहले का लेसन यानी लेसन 9 का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आपको वो वाला पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना चाहिए, जिससे कि आप इस टॉपिक को समझ सकें। और एक्चुअली तो आपको मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स की, उस प्लेलिस्ट में जाके सारे लेसन्स एक एक करके पढ़ने चाहिए, जिससे कि आप एक एक स्टेप करके इंग्लिश को सीख सकें। तो इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में किसी को परिचय देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो हमको यही स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये देयर से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, इसीलिए देयर के इस यूज़ को इंट्रोडक्टरी देयर यानी परिचय देने वाला देयर कहा जाता है। जैसे अगर आप किसी को बता रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, तो दरअसल जब आप ऐसा बोलते हैं तो भारत में जो 28 राज्य हैं उनका परिचय आप किसी को दे रहे होते हैं। जब हम कहते हैं मेरी क्लास में एक लड़का है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो जो क्लास में जो लड़का है उसका परिचय दिया जा रहा है। या जब हम बताते हैं किसी को कि अमेरिका में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ घूमने के लिए हम जा सकते हैं, तो अमेरिका में वो जो अच्छी जगह है उसका हम परिचय दे रहे हैं किसी को, यानी उसके बारे में बता रहे हैं किसी को। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा देयर से स्टार्ट होते हैं। इन सेंटेंसेस में देयर की कोई मीनिंग नहीं होती, देयर सिर्फ ये सेंटेंस बन जाए इसीलिए देयर से स्टार्ट किया जाता है इनको, और इसीलिए देयर के इस यूज़ को इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, और वो स्टेटमेंट्स जो होते हैं सेंटेंसेस, वो आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चंस, यानी आज हम सवाल पूछेंगे कि क्या भारत में 28 राज्य हैं, इस तरीके से क्या तुम्हारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या आपके शहर में या आपके गांव में 50 मकान हैं या घर हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, पहले इज या आर है, उसके बाद है देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। इज या आर, इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये पहले ही सोच लेना पड़ेगा या देख लेना पड़ेगा कि आप सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ करने जा रहे हैं या प्लूरल यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको इज या आर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद देयर, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी आपका नाउन हो सकता है, यहाँ सब्जेक्ट से लिखा है मैंने कि क्या सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, कोई भी नाउन यानी कि कोई भी आदमी, कोई भी जगह, कोई भी चीज़, ये सब आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है दोस्तों, फ्रेज होता है शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिससे आपको थोड़ी सी मीनिंग मिलती है, थोड़ा सा अर्थ मिलता है, और फ्रेज को सेंटेंस में यूज़ करके आप अच्छी तरह से इंग्लिश में लिख या बोल सकते हैं। और उसी फ्रेज में, शब्दों के समूह में अगर कोई प्रेपोजिशन हो, जैसे इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिलो, अबव, ओवर, तो उस फ्रेज को, जिसमें एक प्रेपोजिशन है, को ही प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल स्थान की स्थिति बताने के लिए, मानसिक स्थिति बताने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सेंटेंस दोस्तों इज आर प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है कि क्या कमरे में कोई भी नहीं है, तो इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो हमको इस स्ट्रक्चर में नो या नॉट को ऐड करना होता है। इज या आर प्लस देयर प्लस नो या नॉट। और मैं आपको बता दूं कि इसमें नो का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लगभग 90% 95% सेंटेंसेस में नो का ही इस्तेमाल होता है। कभी कभी नॉट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो नो या नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव वाला ही है, सिर्फ नो या नॉट हमने ऐड किया है। अच्छा दोस्तों, इसी बात को, नेगेटिव सेंटेंस को आप शॉर्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी बोल सकते हैं। वैसे भी इनफॉर्मल इंग्लिश में, स्पोकन फॉर्म में या रिटन भी, अगर इनफॉर्मल इंग्लिश लिखी जा रही है, बोली जा रही है, अनौपचारिक इंग्लिश जिसको बोलते हैं, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म्स का या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बनाना हो तो ये इज़ और नॉट को आप एक साथ यहाँ ले आएंगे और लिखेंगे इजंट, और ये आर और नॉट को एक साथ यहाँ ले आएंगे और लिखेंगे आरंट। तो इजंट या आरंट प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो दोस्तों, ये तो स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा।
अब मैं आपको बता दूं, चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन फ्रेजेस, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल होंगे, बहुत सारे WH वर्ड्स हैं, हु, हुज, हुम, वाई, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सब, हाउ। तो हम चूँकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ज़्यादातर वाई का इस्तेमाल होता है। तो वाई, और दो मैंने क्वेश्चन फ्रेजेज लिखे हैं, हाउ मच एंड हाउ मेनी। हाउ मच का मीनिंग है कितना, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और हाउ मेनी का मीनिंग है कितने, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी जिनको गिन सकते हैं उनके साथ इस्तेमाल करेंगे, और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जिनको गिन नहीं सकते। जैसे हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग, दूध को गिन नहीं सकते इसलिए उसके साथ हाउ मच लगेगा, लोगों को गिन सकते हैं, कुर्सियों को गिन सकते हैं, इसीलिए उनके साथ हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो इन सेंटेंसेस के साथ हम क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। तो अब हम कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स की मदद से हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंग्लिश को लिख या बोल सकते हैं। तो जैसे पहला अब सेंटेंस है, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो घर में पूछते लोग एक दूसरे से कि क्या दरवाजे पर कोई है। तो दोस्तों ये सेंटेंस बनेगा, इज देयर समवन एट द डोर। अब जरा स्ट्रक्चर से समझते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बना। तो ये रहा इज, समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसका इज का इस्तेमाल हुआ। तो इज देयर समवन एट द डोर। एट द डोर दोस्तों प्रेपोजिशनल फ्रेज है, 3 वर्ड्स है इसमें, एक से ज़्यादा वर्ड्स है। एट द डोर का मतलब होता है दरवाजे पर, तो थोड़ी सी मीनिंग भी हमको मिल रही है, यानी एक फ्रेज हुआ, ऐसा शब्दों का समूह जिससे थोड़ी सी मीनिंग मिल रही हो, फ्रेज होता है। और उसमें अगर कोई प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन को दोस्तों प्रीपोजिशन बोलते हैं अपने देश में, प्रीपोजिशन, तो उसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो प्रीपोजिशन नहीं है, वो है प्रेपोजिशन, तो इसलिए मैं प्रेपोजिशन बोल रहा हूँ। तो इसमें एट द डोर में एट एक प्रेपोजिशन है, इसीलिए ऐसा फ्रेज एट द डोर जिसमें एट एक प्रेपोजिशन है को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाएगा। तो इज देयर समवन एट द डोर, क्या दरवाजे पर कोई है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो इसी का, तो हम इसमें सिर्फ नो या नॉट ऐड कर सकते हैं, या समवन की जगह पर नो वन लिख सकते हैं। जैसे इज देयर नो वन एट द डोर, उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने एक बनाया भी है नीचे। तो कोई किसी ने किसी को भेजा किसी ऑफिस में काम के लिए, और वहाँ शायद कोई भी नहीं है, तो उसने फ़ोन करके बताया कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो जिसने भेजा था वो हैरानी से पूछ रहा है, अच्छा क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है, क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, नो वन। इज देयर नो वन, तो नो वन दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है इसमें। इज देयर नो वन इन द ऑफिस। अब देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर से कि कैसे बना सेंटेंस। इज देयर नो वन इन द ऑफिस, इज देयर नो वन इन द ऑफिस। तो क्या दरवाजे पर कोई है, क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है। अब यहाँ है कि क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है, तो अब मन में सवाल आ सकता है कि ऑफिस में कोई भी क्यों नहीं है, आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है, तो सब लोग कहाँ चले गए। तो अगर क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, वाई, तो ये कैसे दोस्तों, अगर ये वाई हमको यूज़ करना हो इस सेंटेंस के साथ कि क्या ऑफिस में कोई भी नहीं है, अगर हम ये बोलें कि ऑफिस में कोई भी क्यों नहीं है, अगर क्यों आपको ऐड करना है यानी कि इंग्लिश में वाई ऐड करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही पते की बात बताता हूँ। ये बात अगर आपने सीख ली ठीक से, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स यूज़ करने में कभी गलती नहीं होगी। जनरली क्या होता है कि जब भी आपको एक क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करना है, तो आपको वो क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल सबसे पहले यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इज़ देयर नो वन इन दी ऑफिस, अब मुझे वाई यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी के पहले मैं वाई लगा दूंगा, वाई इज़ देयर नो वन इन दी ऑफिस। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों सेम रहता है। तो क्वेश्चन वर्ड जब भी यूज़ करें, ज़्यादातर 99.5% केसेस में सिर्फ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, उसके बिल्कुल पहले आपको कोई किसी भी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर इसमें मुझे वाई ऐड करना है, तो मैंने इसमें वाई ऐड कर दिया बिल्कुल यहाँ पर, और ये सेंटेंस बनाया मैंने, वाई इज़ देयर नो वन इन दी ऑफिस। ऑफिस में कोई भी क्यों नहीं है। जैसे अगर आपको पूछना हो किसी से कि तुम अभी तुम घर पर क्यों नहीं हो, तो आप पूछ सकते हैं वाई आर यू नॉट एट होम। आर यू नॉट एट होम,
वाई आर यू नॉट एट होम, ये एक दूसरे स्ट्रक्चर का सेंटेंस है जो अभी आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन वर्ड यूज़ होते हैं। तो किसी भी टेंस में किसी भी स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना हो, हु, हुज, हुम, वाई, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, तो आपको 99.5% केसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले ही वो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है एक कि आर देयर मैनी पीपल एट द पार्टी, इसका मीनिंग क्या पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। अब कोई किसी पार्टी में गया है तो उससे कोई फ़ोन करके पूछ रहा है कि क्या पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तो सेंटेंस बनेगा आर देयर मैनी पीपल एट द पार्टी। तो कैसे बना है दोस्तों सेंटेंस, स्ट्रक्चर से समझते हैं। आर, चूंकि पीपल सब्जेक्ट है, पीपल प्लूरल है, इसीलिए हम आर से स्टार्ट करेंगे। आर देयर मैनी पीपल एट द पार्टी। अच्छा दोस्तों, पार्टी में के लिए इन द पार्टी भी यूज़ होता है और एट द पार्टी भी यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल पार्टी में ही के लिए ही बनाए हैं। तो एक में मैंने एट लिखा है, एक में इन लिखा है, जिससे कि आप ठीक से समझ सकें कि आप एट भी यूज़ कर सकते हैं, इन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं मैं है तो इन ही होगा या सिर्फ एट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में के लिए इन द पार्टी या एट द पार्टी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आर देयर मैनी पीपल एट द पार्टी, क्या पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद है दोस्तों कि पार्टी में कितने लोग हैं। अब ये क्वेश्चन फ्रेज हाउ मैनी यूज़ करने का टाइम आ गया और हम सीखते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं। अच्छा, इनका दोस्तों जो नेचर है हाउ मच और हाउ मैनी का, और इनकी जो मीनिंग है उसके हिसाब से जब भी आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादातर केसेस में हाउ मच और हाउ मैनी यूज़ करते ही सब्जेक्ट पहले ही लिखना पड़ेगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, कि जैसे ये जो स्ट्रक्चर है कि इज़, आर प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, मान लेते हैं मुझे हाउ मच या हाउ मेनी यूज़ करना है, तो अब मैंने यहाँ हाउ मच में पहले लिखूंगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड या फ्रेज सेंटेंस के पहले, सब्जेक्ट के पूरे स्ट्रक्चर के पहले ही आते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा हाउ मच, तो अगर मैं हाउ मच लिखता हूँ तो मुझे ये सब्जेक्ट उठा के हाउ मच के साथ ही लगाना चाहिए, तभी मीनिंग बनती है सेंटेंस की। अगर मुझे बोलना हो हाउ कि फ्रिज में कितना दूध है, तो मैं पूछूंगा हाउ मच मिल्क, सब्जेक्ट मिल्क उधर ही आ जाएगा, इज देयर इन द फ्रिज। तो ये तरीका है दोस्तों हाउ मच और हाउ मेनी को यूज़ करने का। इसीलिए जब यहाँ पूछा जा रहा है कि पार्टी में कितने लोग हैं, पार्टी में कितने लोग हैं, तो कितने के लिए हाउ मेनी आएगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन है लोग, तो मैंने लिखा हाउ मेनी, और लोग पीपल हमारा सब्जेक्ट है इसमें, इसीलिए सब्जेक्ट को यहाँ से हटा के इधर लाया गया हाउ मेनी पीपल, और उसके बाद बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से सेंटेंस बनेगा। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पार्टी, तो यही लिखा है मैंने दोस्तों, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पार्टी। ऐसे ही किसी ने पूछा कि फ्रिज में कितना खाना है, तो कितना खाना है, अब खाना अनकाउंटेबल नाउन, उसको गिन तो सकते नहीं, इसलिए उसके बाद हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, कितना। और मुझे हाउ मच सेंटेंस के बिल्कुल पहले यूज़ करना है क्योंकि हाउ मच एक क्वेश्चन फ्रेज है, तो लिखूंगा हाउ मच, इसमें फूड सब्जेक्ट है दोस्तों, तो फूड आपको पहले ही लाना पड़ेगा क्योंकि हाउ मच और हाउ मेनी के साथ सब्जेक्ट को पहले ही लाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो हाउ मच फूड, और उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाएंगे। तो हाउ मच फूड इज देयर इन द फ्रिज, तो हाउ मच और हाउ मेनी के साथ सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद बाकी जो स्ट्रक्चर बचा हुआ उसी के हिसाब से सेंटेंस बनाया। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन बनाने हो इंट्रोडक्टरी देयर का सहारा लेके, तो आप इस प्रकार से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं और इंग्लिश में अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे आपको पूछना हो कि तुम्हारे गांव में कितने घर हैं, कि गांव में कम होते हैं घर या ज़्यादा होते, जितने भी होते हो, आप किसी से पूछ रहे हैं, मान लेते हैं कि तुम्हारे गांव में कितने घर हैं, तो आपको पूछना चाहिए हाउ मेनी हाउसेज या हाउ मेनी हाउस होल्ड्स आर देयर, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन योर विलेज। उसमें हाउसेज सब्जेक्ट होता, तो हाउ मेनी के कारण हमको हाउसेज को उधर ही रखना पड़ा, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन योर विलेज। तो इस तरीके से बनते हैं सेंटेंसेस दोस्तों। जैसे आपको आप पूछ रहे किसी से कि तुम्हारी क्लासरूम में या तुम्हारे स्कूल में कितने क्लासरूम्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं हाउ मेनी क्लासरूम्स आर देयर इन योर स्कूल। तो इस तरीके से बनते हैं दोस्तों सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि इन स्ट्रक्चर्स को सीख के आज की क्लास के बाद आपको इंग्लिश लिखने और बोलने में आसानी होगी। दोस्तों अभी तक हमने 2 स्ट्रक्चर सीखे, टू बी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, और अभी आज हमने कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्टरी देयर का प्रेजेंट फॉर्म।
अब हम जो अगली क्लास करेंगे उसमें हम इंट्रोडक्टरी देयर का पास्ट फॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम फ्यूचर फॉर्म भी सीखेंगे। और जब ये इंट्रोडक्टरी देयर खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक नया स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। और जो टू बी का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, उसके पहले मैंने आपको ग्रामर के वो सारे टॉपिक्स बता दिए थे एक एक करके जो हमारे लिए ज़रूरी है सीखना, जिनसे कि हम इन स्ट्रक्चर्स को ठीक से सीख सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब तक आपकी पकड़ थोड़ी बहुत बन गई होगी। और जब हम टेंस पर पहुंचेंगे तो टेंस तक पहुंचने के पहले ही आपको लगभग 25 से 30% इंग्लिश लिखना और बोलना आ चुका रहेगा। तो दोस्तों ध्यान से सारे लेसन्स को पढ़ना है और इंग्लिश बोलनी है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया। और अगले लेसन में हम मिलते हैं और हम इसका पास्ट फॉर्म सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।